हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। आज की क्लास में हम लोग वेज प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। ठीक है, ये टोटली मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप पहले सेंटर ऑफ मास के प्रीवियस लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, उसके बाद आप इस क्लास को अटेंड करें। ठीक है, वरना आपको समझ में आएगा नहीं फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक आपके पास वेज है, ठीक है, और इस वेज का मास m है। इसको ऐसा करते हैं 2m मान लेते हैं, और इस पे एक ब्लॉक को यहाँ रखा गया m मास का। ठीक है, और जितना भी सरफेस इन्वॉल्व है इसमें सारा स्मूथ है। तो इस क्वेश्चन में आप याद रखें कि ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, और इस m मास के ब्लॉक को एक v0 ऑरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया गया। ठीक है, यहाँ से ऑरिजॉन्टल, ठीक है, एरो पे मत जाइए, इसे ऑरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे दिया गया v0। ठीक है, और ये ऐसे स्ट्रेट है और यहाँ से ऐसे ये कर्व हुआ है। ऑलराइट, आपसे बोला गया है कि ब्लॉक को अगर वेलोसिटी दिया गया और सारा सरफेस स्मूथ है तो ये ऑफकोर्स यहाँ से ऐसे जाएगा। आपसे बोला है फाइंड मैक्सिमम हाइट reached by the block m। जो m मास का ब्लॉक है ये मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा। ये तो आपको पता है कि अगर वेलोसिटी दिया गया है यहाँ से आगे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके एक सर्टेन पॉइंट पे इसका y वाला रफ्तार 0 होगा। अच्छा, पहले इसका ना एनालिसिस समझते हैं। ठीक है, सवाल बाद में समझेंगे, सॉल्व कैसे करना है ये बाद में समझेंगे, पहले क्वेश्चन समझते हैं। आइए, एक बात सोचो। अच्छा, ये फ्री है, ये कैसा है, ये फ्री टू मूव है, ठीक है ना, ये फिक्स्ड नहीं है। ये जो मान लो ऐसा समझो कि ये नीचे वाले सरफेस पे अगर रखा गया है वेज को, तो ये सरफेस भी कैसा है, स्मूथ है, ऑल सरफेस है स्मूथ। अब तुम्हें बात समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या है। तो बोला गया कि इसको v0 रफ्तार से छोड़े। सोचो अगर ये फिक्स्ड होता, अगर ये फिक्स्ड होता, ये फ्री टू मूव नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता है, ये ऐसे जाता और ऊपर जा करके इसका रफ्तार 0 हो जाता है कि नहीं, टोटल रफ्तार 0 हो जाता, और वापस ये यहाँ से स्लाइड करता और फिर नीचे आता है कि नहीं। पर सोचो अगर ये फ्री टू मूव है, यानी ये फिक्स्ड नहीं है, तो क्या होगा ग्राउंड वाले के फ्रेम में। सोचो मान लो ये ग्राउंड पे है, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में है, और अब ये देख रहा है, तो सोचो क्या होगा, ये यहाँ से जब यहाँ तक आया, ये जब मान लो यहाँ से जब जब ये यहाँ से चल के यहाँ तक आया और जब ये ऊपर चढ़ेगा, इस वाले सिचुएशन में क्या होगा। सोचो ये इस पे नॉर्मल एग्जर्ट करेगा, और जो नॉर्मल एग्जर्ट करेगा, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो x वाला है इस पे फोर्स लगाएगा। यानी जब ये m मास का ब्लॉक चलते हुए यहाँ पहुँचेगा तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस पे भी फोर्स लगाएगा। हालांकि वो इंटरनल फोर्स है, वो अलग बात है, लेकिन इस पे एक फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स होगा, तुम ध्यान से सोचो, अगर वेज पे लगेगा तो वेज भी इधर मूव करेगा। यानी अगर ग्राउंड फ्रेम वाले के लिए अगर तुम इस मोशन को ऑब्जर्व करो तो तुम्हें क्या समझ में आएगा कि इसके यहाँ आने के बाद जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसके साथ ब्लॉक भी चलना स्टार्ट करेगा, है ना, और दोनों चूँकि साथ साथ चल रहा है, दोनों अटैच्ड है, तो इसका रफ्तार और इसका रफ्तार हमेशा सेम होगा। तो सोचो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, मैक्सिमम हाइट मतलब अब और ऊपर नहीं जा सकता, जब और ऊपर नहीं जा सकता तो इसके पास y में रफ्तार क्या होगा, 0, ठीक है ना, y में रफ्तार 0। अच्छा सर, y में रफ्तार क्यों 0 बोल रहे हैं, क्योंकि सोचो अगर ये इस पे नॉर्मल कंटिन्यूसली एग्जर्ट कर रहा था, ये जहाँ तक कर्वेचर है वहाँ तक अगर ये इस पे नॉर्मल कंटिन्यूसली एग्जर्ट कर रहा था, तो ये भी तो मोशन में है, और सोचो अगर ये मोशन में है तो ये तो इसके साथ है, तो ये भी मोशन में है, तो दोनों का रफ्तार कुछ ना कुछ तो होगा मैक्सिमम हाइट पे, है कि नहीं, क्योंकि फ्री टू मूव है। अगर ये फिक्स्ड होता तो ये यहाँ पर जाता, ये अगर फिक्स्ड होता तो ये जाता ऊपर और वहाँ से सीधा नीचे आ जाता, है कि नहीं, यानी इसका वाई एक्स दोनों का रफ्तार यहाँ पर 0 हो जाता। लेकिन चूंकि ये फ्री टू मूव है और ये इस पे जा रहा है, तो वेज जब आगे मूव करेगा तो दोनों कॉन्टैक्ट में होने के कारण मैक्सिमम हाइट पे इसका रफ्तार और वेज का रफ्तार, दोनों का रफ्तार सेम होगा। यानी अब वेज भी मूव कर रहा है ना,
उम्मीद करते हैं तुम्हें ये बात समझ में आ रहा होगा। अब सोचो अगर इसको ग्राउंड फ्रेम से नहीं देखते, अगर इसको वेज के फ्रेम से देखते, तो अगर तुम वेज के फ्रेम से देखते तो तुमको तो ये क्या दिखता कि ये वाला फिक्स्ड है, वेज तुमको फिक्स्ड लगता और तुमको फिर वही नज़र आता कि ये ऊपर गया और वहाँ से ऐसे नीचे आ गया। पर हम लोग इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से बनाएंगे, तो ग्राउंड फ्रेम से हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे आओ समझते हैं। सोचो सिंपली ना एनर्जी ही कंजर्व करके देख लो। देखो अगर एनर्जी कंजर्व करो ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल, तो तुम्हें क्या पता है इनिशियली कितना एनर्जी है इसके पास, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। चूँकि सिस्टम पे एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सारा सरफेस स्मूथ है, ठीक है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है इसमें, तो हम ये रिलेशन लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इनिशियल एनर्जी है तो फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, सोच के देखो। इसके पास भी v1 रफ्तार यानी हाफ एम v1 स्क्वायर, इस वाले वेज के पास भी कितना रफ्तार v1 यानी हाफ 2m इंटू v1 का स्क्वायर, और प्लस इस ब्लॉक के पास कुछ एनर्जी है ना, क्योंकि ये मान लो अगर इस लेवल से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मारा है इनिशियली, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू एच। अब जितना हाइट पे जाके जीरो होगा उसी को तो एच मैक्स मानोगे ना, तो ये सॉल्व करोगे यहाँ से आंसर आ जाएगा। बट दिक्कत ये कि v1 कहाँ से निकालेंगे सर, v0 तो गिवन है, m गिवन है, v1 नहीं पता, एच मैक्स नहीं पता, यानी दो अननोन है तो इक्वेशन एक ही बना है। एक इक्वेशन और कहाँ से बन जाएगा, सोचो p इनिशियल और p फाइनल कर सकते हो, बट सोच के देखो, हाँ p इनिशियल इक्वल्स टू अगर p फाइनल करोगे तो इसका मोमेंटम इनिशियली कितना है m इंटू वी नॉट इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अच्छा देखो चूंकि x में ही बात हो रहा है तो यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हो कि जो नेट फोर्स है x डायरेक्शन में वो क्या है, जीरो है, और चूंकि x में जीरो है तो हम x मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। x में m इंटू वी नॉट इक्वल्स टू फाइनल स्टेज पे क्या m इंटू वी वन प्लस 2m इंटू वी वन, फाइनल मोमेंटम यहाँ पर m इंटू वी वन प्लस 2m इंटू वी वन, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा m कट जाएगा, तो वी नॉट इक्वल्स टू 2v1 प्लस v1 यानी 3v1, तो v1 इक्वल्स टू कितना आ गया v0 अपॉन 3, और v1 इक्वल्स टू v0 अपॉन 3 को अगर यहाँ पे पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, हाफ m v0 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस हाफ इंटू 2m इंटू v1 का स्क्वायर अगेन यानी v0 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एम जी एच मैक्स। तो तुम ध्यान से देखो m m m m कट जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ क्या बचा, वी नॉट स्क्वायर बाई 2, मैं इधर लेते हैं सारे को, वी नॉट स्क्वायर बाय 9 टू 18 माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय 9, ठीक है, हाँ ये 2 कट जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू कितना जी इंटू एच मैक्स, तो ये सब वी नॉट स्क्वायर है। तो यहाँ से एच मैक्स तुम सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे एच मैक्स का वैल्यू तुमको निकल आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। चलो कितना आ जा रहा है, ये 18 हो गया, नाइन वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर अपॉन 18 जी, ठीक है, कितना हो गया 6 वी नॉट स्क्वायर बाय 18 जी, तो एक्सप्रेशन आ गया वी नॉट स्क्वायर बाय 3 जी, यानी जो अपना एच मैक्स आया वो कितना आया वी नॉट स्क्वायर बाय 3 जी। यानी अगर इस वेज पे जो फ्री टू मूव है इसमें अगर तुम एम ब्लॉक को वी नॉट रफ्तार से फेंके तो ये मैक्सिमम कितना हाइट तक जा सकता है, वी नॉट स्क्वायर बाय 3 जी, ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा और अच्छा है। अच्छा एक बात ये तुमको ध्यान रखना है, अगर इस सवाल को तुम एनालाइज किए तो इसको सॉल्व करने से पहले तुमको ये बात पता चला ना कि इसमें मैक्सिमम हाइट पे क्या है, एट मैक्सिमम हाइट ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेज, क्योंकि वेज पे बैठ के देखो तो तुमको रेस्ट में नजर आएगा, या यूँ और एक बात क्या कह सकते हो इसमें कि इसके पास सेम वेलोसिटी है एज दैट ऑफ वेज। इट यहाँ पे ब्लॉक के लिए एम मास के ब्लॉक के लिए यूज हुआ है, ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन और अच्छा है, ठीक है, इसका मास अगेन 2m है और यहाँ से फिर से हम m मास के ब्लॉक को लिए हैं, यहाँ से हम v नॉट रफ्तार से इसको फेंके, ठीक है,
जरा इस सवाल को ध्यान से समझना, ठीक है। हम सवाल देने में ही पहले समझाते हैं, वरना तुम बाद में दिक्कत हो जाएगा तुमको। देखो तुम अभी क्या पढ़े थे, ऐसा सेम क्वेश्चन में अगर ये फ्री टू मूव है सब कुछ, ठीक है, ये फ्री टू मूव है पिछले सवाल की तरह, तो तुम अभी इसमें क्या पढ़े थे कि सर अगर V0 से फेंकेंगे तो ये तो V0 स्क्वायर बाय 3G तक जाएगा ना। हाँ, ये जाएगा V0 स्क्वायर बाय 3G तक। कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है? V0 स्क्वायर अपन 3G। तो V0 स्क्वायर बाय 3G इसका मैक्सिमम हाइट है, लेकिन ये जा कहाँ तक? ये इस वाले का हाइट कितना है? ये जो वेज है इसका हाइट कितना है? V0 स्क्वायर अपन 8G ही इसका मैक्सिमम हाइट है। सोचो V0 स्क्वायर बाय 8G तो छोटा हुआ ना इससे, इसका मतलब इसका रियल हाइट ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी ये इसका जो y कंपोनेंट वेलोसिटी का जो जीरो होगा ऊपर जा करके वो ज़्यादा हाइट पर होगा, ये कम हाइट है। इसका मतलब सोचो एक्चुअली में इस सवाल में हो क्या रहा है, पहले सवाल को ही समझ लो, ठीक है। पूरा सवाल बाद में देखा जाएगा, पहले इस सीन को समझो। क्या होगा यहाँ से जब ये जाएगा तो यहाँ तक जाने के बाद अब इसका y जीरो नहीं होगा, Vy नॉन जीरो होगा। क्यों Vy नॉन जीरो क्यों होगा? क्योंकि जीरो तो V0 स्क्वायर बाय 3G पर जाके होता ना। इसका हाइट कितना है? मात्र V0 स्क्वायर बाय 8G, इससे कम है, और कम है इसका मतलब Vy भी कुछ होगा, और यहाँ पर इन दोनों का रफ्तार तो सेम होगा ही क्योंकि दोनों साथ में है, साथ में चलेगा, तो इसका रफ्तार कुछ भी होगा, यहाँ V1 मान सकते हो, ठीक है। पहले अगर ये बात समझ में आया तो हम सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सोचो क्या होगा अगर ये हाइट मात्र V0 स्क्वायर बाय 8G तक ही है, तो यहाँ पर आने के बाद अब y इसका जीरो नहीं है, y है और x में भी है। इसका मतलब यहाँ पर पहुँचने के बाद इसके पास इस डायरेक्शन में एक रफ्तार है। तो सोचो अब यहाँ से क्या होगा, y में भी है x में भी है, तो ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चला, और चूंकि इसको रफ्तार मिला हुआ था तो ये आगे आएगा। और चूंकि सर्फेसेस सारा स्मूथ मान के चले हम लोग सारा सर्फेसेस क्या मान रहे हैं? ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ। तो सोचो जब ये यहाँ से जंप करेगा तो जो रफ्तार x में इसको मिला था वो रफ्तार तो इसके पास x में रह ही गया, ये भी x में उसी तरीके से चलेगा उसी रफ्तार से, और इसके पास तो x में वही है। यहाँ से तो प्रोजेक्टाइल कर गया, और तुमको हम प्रोजेक्टाइल पढ़ाए हुए हैं तुम लोगों को, तो तुम समझ रहे हो कि x में क्या होता है, रफ्तार चेंज नहीं होता है। तो ये जितना दूर ये चलेगा उतना ही दूर x में वो चलेगा, और जब ये वापस यहाँ पर लैंड करेगा तो ठीक यहीं करेगा, है कि नहीं? यही तुमसे पूछा है, क्वेश्चन यही है। आओ समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को अब समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है। अभी तो बस हम क्वेश्चन देने में ही इस क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करके समझा दिए ताकि सॉल्यूशन में दिक्कत ना आए। अब क्वेश्चन है कि फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेज। Find horizontal distance traveled by wedge when block of mass m lands on wedge। अब देखो जब सवाल ऐसा लिखा हो इसका मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुमको इतना अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये हवा में जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हाइट V0 स्क्वायर बाय 3G से कम है। या तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो, और इट है, अच्छा हाँ ठीक है, और क्या, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे? सोचो पिछले क्वेश्चन में बात आपको समझ में आ गया, अभी हम बता दिए सारा कि मैक्सिमम हाइट इसका V0 स्क्वायर बाय 3G होगा, लेकिन चूंकि इसका हाइट वेज का V0 स्क्वायर बाय 8G है, इसका मतलब y कंपोनेंट तो इसके पास होगा, ठीक है। तो चलो इसका सिचुएशन को अभी हम जस्ट एनालाइज किए थे ऐसे, कि दोनों के पास सेम रफ्तार हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से ये फिर जंप करके निकल लेगा, है ना, और फिर वापस यहाँ पे लैंड करेगा, है ना। तो तुमसे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मांगा है। अब लॉजिकली सोचो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर इसके पास रफ्तार v था, अगर इसके पास x में, यहाँ पे मान के चलो, मिटाना नहीं चाहिए इसको, अभी काम पड़ेगा इसका। चलो सोचो यहाँ से जब ये जंप किया, यहाँ से जब ये जंप किया, जिसके पास रफ्तार हॉरिजॉन्टल में था, जो रफ्तार इसका वही रफ्तार इसका। पिछले क्वेश्चन के लॉजिक से तुमको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि दोनों साथ में ही चलेगा। वेज में बैठ के देखो तो क्या लगेगा, ये थोड़े अलग दिखेगा, दोनों साथ में चलता हुआ दिखेगा ना। तो y में इसका जो भी रफ्तार है उससे अपने को लेना देना नहीं है, जो रफ्तार इसका x में है वही रफ्तार इसका x में है। तो अगर मेरे को मान लो V1 मान लेते हैं, अगर दोनों का रफ्तार V1 है तो यहाँ पर आने के बाद V1 ही रहेगा। अब सोचो जो V1 है यहाँ, ये कितना देर तक V1 रफ्तार से वेज चला है? अरे जितना देर तक ये हवा में रहा है।
जितना देर तक ये हवा में रहा है उतना ही देर तक ना भी ये यहाँ से यहाँ तक चला है। तुमसे यही तो बोला था ना कि फाइंड ओरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेज व्हेन ब्लॉक ऑफ मास m लैंड्स ऑन वेज। तो जब ये लैंड करेगा उस समय तक ओरिजेंटल डिस्टेंस वेज कितना चल लिया। तो सोचो, तुम सिंपली लिख सकते हो डिस्टेंस इक्वल्स टू, मान लो अगर x चला तो डिस्टेंस इक्वल्स टू इसका, चूंकि x में डिस्टेंस चल रहा है तो x वाला स्पीड कितना, अगर v1 मान रहे हो तो v1 इंटू टाइम। पर कौन सा टाइम, वो टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट जितना देर ये हवा में रहा है। तो सोचो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। सोचो अगर इसका y कंपोनेंट भी y है तो टाइम ऑफ फ्लाइट तुम क्या लिख सकते हो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का ये फॉर्मूला याद है कि 2u sin थीटा बाई जी, यानी 2y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन जी। तो सोचो अगर ये vy बाई जी आ जाए और यहाँ तुम पुट कर दो तो मेरा x भी आ जाएगा, है ना, ये x आ जाएगा। लेकिन उससे पहले तुमको tf निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, by, है कि नहीं। तो यूँ कह सकते हो कि तुमको by निकालना पड़ेगा पहले, यानी इसका y कंपोनेंट, और तुमको v1 निकालना पड़ेगा। ये दोनों पहले निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तुम्हारा निकल के आएगा। अब अगर यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे देखो, अदरवाइज फिर से बैक करके इस सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, उसके बाद आगे देखना तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। अब बात करते हैं, सोचो एक्स में तो कोई नेट फोर्स लग नहीं रहा, फ्री टू मूव है एकदम बढ़िया से। तो क्या होगा, एक्स में अगर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा तो क्या हम इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम एक्स में कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो एक्स में इनिशियल मोमेंटम क्या है इस सिस्टम का, देखो इनिशियली कितना है m इंटू वी नॉट, और फाइनली कितना आ जाएगा, फाइनली कहाँ का बात हो रहा है, यहाँ का, हमको v1 निकालना है, हम फाइनली के बारे में बात करेंगे। तो सोचो क्या हो जाएगा, x में, y के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, x के बारे में बात कर रहे हैं। तो x में इसके पास mv0 है इनिशियली, और फाइनली यहाँ पहुँचने के बाद इसके पास रफ्तार कितना है, m इंटू v1, और उसके पास भी रफ्तार कितना है v1, यानी 2m इंटू v1। तो कितना हो गया, m कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर v1 का वैल्यू अगेन कितना, v0 बाई 3। कोई दिक्कत, ओके। अब सोचो, अभी तो पिछले सवाल में किए ही थे हम लोग ये। अच्छा, अब इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी भी कर सकते हो। इनिशियली कितना एनर्जी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी कितना, सोचो ध्यान से, हाफ एम। इस वाले के पास कितना एनर्जी है, एक्स में v1 रफ्तार और y में vy रफ्तार, यानी इसका जो नेट स्पीड इसके पास होगा रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यानी ब्लॉक के पास, m मास वाले ब्लॉक के पास रफ्तार कितना है, रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो अगर तुम उसका भी स्क्वायर कर दो, इस स्पीड का स्क्वायर कर दो, तो क्या मिल जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। और इसके पास कितना है, हाफ इंटू 2m इंटू इसका रफ्तार कितना है, v1 ही है, ये तो सिंपल है, तो v1 स्क्वायर। और क्या, सोचो ये h हाइट तक गया है ना, कितना h हाइट है, हाइट तो v0 स्क्वायर बाई 8g है, यानी m इंटू जी इंटू एच v0 स्क्वायर बाय 8g। अरे एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियली सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल स्टेज पे कितना है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी और प्लस mgh जो पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब सोचो अगर तुम इसको सॉल्व करो, ये m तो सारे से कट जाएगा, क्या बच रहा है यहाँ पे, v0 स्क्वायर बाय 2, v1 की जगह क्या लिख सकते हो, v0 स्क्वायर बाय 9 या v1 स्क्वायर की जगह, तो हो जाएगा v0 स्क्वायर बाय 9 टू ज़ा 18 प्लस vy स्क्वायर बाय 2 प्लस ये 2 ख़त्म, तो कितना हो गया, अगेन v0 स्क्वायर बाय 9 प्लस g से g ख़त्म, बचा v0 स्क्वायर बाय 8। तो यहाँ से vy स्क्वायर निकाल सकते हो, है ना, vy स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो, ओह कम ऑन, vy स्क्वायर इक्वल्स टू v0 स्क्वायर बाय 2 माइनस v0 स्क्वायर बाय 18 माइनस v0 स्क्वायर बाय 9 माइनस v0 स्क्वायर बाय 8। अब इस पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 से 36 में हो जाएगा, हाँ 72 इसका आना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा यहाँ पे ना कैलकुलेशन कर लेना, हम कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मिस्टेक हो गया तो देख लेना, ठीक है। अच्छा इसको 2 उड़ा देते हैं यहाँ से, अगर 2 इसको हटा दें यहाँ से हम, अगर 2 हटा दें तो ये 2 कट जाएगा, ओ नहीं कटेगा, सॉरी। तो कितना हो जाएगा इसका कैलकुलेशन, सोचो, vy स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू v0 स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा अगर 72,
तो 36 वी नॉट स्क्वायर, 36 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 9, तो 8 for 12 21 21 यानी 15। तो अगर ये 15 वी नॉट स्क्वायर बाय 72 आ रहा है तो वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 15 वी नॉट स्क्वायर बाय 36, राइट। तो वी वाई का मान कितना आ गया 15 वी नॉट अपॉन 36। अब देख लेना यार सॉल्व वॉल्व करके, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, v1 इंटू v1 कितना था वी नॉट बाय 3, राइट, और इंटू 2 वी वाई कितना है 15 का रूट यानी रूट अंडर, अच्छा 6 बाहर आ जाएगा 16 से, तो 6 बाहर आ गया 15, वी नॉट बाहर कर दो, हाँ 15 अंदर आ जाएगा, वी नॉट बाहर कर दो तो कितना हो गया 3 इंटू 5 अंदर में है, ये कितना आ रहा है वी नॉट स्क्वायर 2 बाय 6 3 जा 18 आ जाएगा, वी नॉट बाय 3 को बाहर ही कर लो, वी नॉट बाय 3 2 रूट ओवर देख लो यही आंसर है, ठीक है। और अगर कैलकुलेशन में मेरे से कोई मिस्टेक हुआ है इस पूरे में, यहाँ पे कहीं अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, मुझे लग रहा है अगर कुछ हुआ होगा तो यहीं हुआ होगा, ठीक है। वीडियो बनाने में थोड़ा रहता है कि टाइम ज़्यादा ना लगे तो फास्ट करने का, तो इसको देख लेना। अगर कोई मिस्टेक ना हो तो आंसर यही है, और अगर कोई मिस्टेक हुआ तो उस हिसाब से सॉल्व कर लेना। तुम्हें पता तो है ही आंसर कैसे लाना है, एक्स इक्वल्स टू v1 इंटू 2 वी वाई अपॉन जी लाना है। तो वी वाई का एक्सप्रेशन अगर सही निकाला है मैंने तो यहाँ पे पुट करोगे, v1 का तो वैल्यू मैंने निकाल दिया है, सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो एक वॉल है, ठीक है, इस वॉल के साथ एक और सेटअप है, ये इसमें सटा हुआ है, ठीक है। देखो सॉरी तो देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, यहाँ पे एक m मास का ब्लॉक है, ठीक है, और इसका टोटल मास जो ये वाला सिस्टम है, इस ये जो वेज है जो कह लो, ठीक है, सेमी सर्कुलर है, ये वाला जो ट्रैक है ये सेमी सर्कुलर है, ठीक है, सेमी सर्कुलर वेज कह लो जो भी, हाँ m मास का है और इसका रेडियस r है, ऑफ कोर्स इसका रेडियस कितना है r। डायग्राम थोड़ा गलत हो सकता है, बस तुम समझो ये सेमी सर्कुलर है, ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम गलत है, ये सेमी सर्कुलर है। यहाँ से इसको रिलीज किए रेस्ट से, ठीक है, ये रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस r है, ठीक है, और इसको रिलीज किया गया है रेस्ट से, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक, ओके। इसको रेस्ट से रिलीज किया गया, ठीक। अब ये फ्री टू मूव है ऑफ कोर्स, पर इस तरफ ये वॉल लगा हुआ है, ठीक है, इस तरफ वॉल है। तुमसे सवाल क्या पूछा, 2 क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, इस सवाल को ध्यान से देखना। बोला फाइंड मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन exerted by wedge on wall। वॉल पे मैक्सिमम कितना नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट किया है। दूसरा फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट। दूसरे वाले सवाल को बाद में समझेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो,
जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो सोचो जब ये नीचे आएगा, कहीं यहाँ पर आएगा, सोचो ज़रा, तो क्या होगा, ये इस पर नॉर्मल एक्सर्ट करेगा इस तरफ, है ना। तो ये नॉर्मल ऐसे लगा रहा है, तिरछा लगा रहा है। अगर ये थीटा एंगल पे है तो ये भी थीटा एंगल पे लग रहा है। लेकिन वॉल पे जो नॉर्मल लगेगा वो कौन सा होगा, ये वाला एन कॉस थीटा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है तुम्हें। तो जो ये नॉर्मल इस पे लगाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट किस पे लग रहा है, वॉल पे। लेकिन अब देखो थीटा वेरी करने के कारण अलग अलग थीटा पे तो अलग अलग नॉर्मल लगेगा, यानी कोई कम होगा कोई ज़्यादा होगा। तो कह रहा है यहाँ, अच्छा नॉर्मल जीरो कब हो जाएगा, जब ये यहाँ पहुँच जाएगा एकदम नीचे, यानी यहाँ पर इस तरफ वॉल पे नॉर्मल नहीं लगेगा, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम नॉर्मल कहाँ लगेगा, यानी कहानी जो है उसका आंसर कहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो अब समझते हैं आखिर कैसे निकालेंगे इसको। तो ये मान के चलते हैं कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। मान के क्या चल रहे हैं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और इसको ZPL हम लोग इसको मान लेंगे जीरो पोटेंशियल लेवल, ठीक है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकते हैं। लेकिन सोचो ज़रा इस पार्ट को, इसको जब ये यहाँ है, ये m मास का ब्लॉक, इसका वेट नीचे mg लग रहा है। अगर ये सेमी सर्कुलर है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो इस पे नॉर्मल किधर लग रहा है, इस तरफ। अच्छा जो नॉर्मल n इस पे लग रहा है वही नॉर्मल उस पे लग रहा होगा। अगर ये n निकाल लोगे तो वो n ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा सोचो अगर ये मान लो थीटा एंगल यहाँ से चला, इसका मतलब यहाँ भी थीटा बन रहा है, इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा है। तो सोचो mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos 90 माइनस थीटा, मतलब mg साइन थीटा। और सोचो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम लगाओगे mv²/r, तो तुम यहाँ इक्वेशन क्या लिख सकते हो नॉर्मल का, सर नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं हम mg साइन थीटा प्लस mv²/r। रेडियस r है इस सर्कुलर ट्रैक का, सेमी सर्कुलर ट्रैक का, तो n = हो गया mg साइन थीटा प्लस mv²/r। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के रख लो, क्योंकि अपने को रफ्तार इस जगह पर v नहीं पता, ये कितने रफ्तार से नीचे आ रहा है ये नहीं पता, तो ये निकाल लेंगे। इसमें कौन सा बड़ा बात है, एनर्जी कंजर्वेशन कर लो। यहाँ से इनिशियल एनर्जी बराबर, अगर फाइनल एनर्जी कर लो तो क्या हो जाएगा, सोचो इनिशियल एनर्जी कितना था, कुछ भी नहीं, इनिशियल एनर्जी जीरो था उसके पास, है ना। फाइनल एनर्जी कितना यहाँ पर, चूँकि तुम v माने हो तो हाफ mv² तो होगा ही। एक और चीज़, चूँकि इसको जीरो माने हो तो यहाँ से h हाइट घटा ना, तो अगर h हाइट घटा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, -mgh, तो -m/g/h हाइट। अब हाइट कितना घटा, तो सोचो h हाइट ये कितना r है, तो वो r cos थीटा, तो ये r साइन थीटा, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो mg r साइन थीटा। m से m ख़त्म, तो v²/2 इक्वल्स टू तुम लिख सकते हो g r साइन थीटा, यानी v² इक्वल्स टू v² क्यों कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं √2gr साइन थीटा। यानी बीच में इसके पास रफ्तार कितना है, v = √2gr साइन थीटा, ठीक है। अब सोचो इसमें पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो n कितना मिल गया, mg साइन थीटा प्लस m/r v² कितना 2gr साइन थीटा, r से r ख़त्म, तो 2mg साइन थीटा और 1mg साइन थीटा, यानी n = कितना हो गया 3mg साइन थीटा। क्या अपना आंसर ये है, नहीं, ये अपना आंसर नहीं है, क्योंकि ये n इस पे लगा, अब वो n वही n इस पे नीचे लगेगा। लेकिन क्या n मेरा आंसर है, नहीं, मेरा आंसर n का x कंपोनेंट है। तो n का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n cos थीटा। तो जो मेरा आंसर है, सॉल्यूशन है जो मेरा, तो सॉल्यूशन मेरा क्या है, अगर तुम कह सकते हो कि फोर्स ऑन वॉल को तुम n डैश मान लो, जिसको तुम n cos थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो n कितना आ गया 3mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी साइन थीटा कॉस थीटा परेशान ना करे, इसलिए 2/2 ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, इससे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा को तुम साइन 2 थीटा लिख सकते हो, तो 3/2 mg साइन 2 थीटा। तो अब देखो n डैश का ये एक्सप्रेशन है, लेकिन तुमसे n डैश भी थोड़ी मांगा था थीटा एंगल पे जाके, तुमसे मांगा है मैक्सिमम कितना लगेगा। तो सोचो 3/2 mg तो कांस्टेंट टर्म है, n डैश को वेरी कौन करा रहा है, ये साइन 2 थीटा। तो अगर साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तुम ले आओ तो n डैश आ जाएगा। अरे कौन सा बड़ा बात है, साइन के अंदर में कुछ भी रहे, साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है 1, तो साइन का चूंकि मैक्सिमम मान 1 होता है, तो n डैश इक्वल्स टू सिंपली क्या आ जाएगा आंसर 3/2 mg। n डैश का मैक्सिमम वैल्यू 3/2 mg। अब तुम यहाँ पे ये भी जान सकते हो कहाँ पे मैक्सिमम होगा। सोचो साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 कब हुआ, जब 2 थीटा
90 हुआ, जब 2 थीटा 90 हुआ मतलब थीटा जब 45 था, यहाँ से जब 45 डिग्री पे था उस समय ब्लॉक जो है वो मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था उस पर, ठीक है। तो जो उस पर लगेगा वही वॉल पे लगेगा। अच्छा, उम्मीद करते हैं इतने यहाँ तक समझ में आया है। अब हम लोग दूसरे पार्ट में मूव करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है अपना कि फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट। अच्छा, पहले मैक्सिमम हाइट पे इसको पहुँचाना पड़ेगा। इसको पहले अच्छे से देख लो, वीडियो को पॉज करके फिर आगे देखना। अब हम लोग स्लाइड चेंज करते हैं। देखो, यही था कि सोचो जब यहाँ से ये गिरा तो पहले यहाँ आया होगा, फिर यहाँ से इधर कहीं मैक्सिमम हाइट मान लो यहाँ तक गया, ठीक है। नहीं पता कहाँ तक गया, मान लो यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, कहीं तक गया, ठीक है। इसका रफ्तार कितना है, पहले इसका रफ्तार निकालने का। यहाँ सोचो सब कुछ जीरो था, तो इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू, अगर फाइनल एनर्जी तुम करो तो इनिशियली सब जीरो जीरो सर, फाइनली कितना माइनस mg/r और प्लस हाफ mv²। तुम्हें पता है ना ये r नीचे आया तो mgr हो जाएगा, तो कितना जाएगा mm खत्म, तो v इक्वल्स टू कितना √2rg। ये रफ्तार यहाँ पर इसके पास है √2rg का। अब सोचो ये चूँकि इधर आया, जैसे ऊपर चढ़ेगा तो इस पर फोर्स इस तरफ लगाएगा तो ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा। तो जब कहीं मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो पहला नंबर सवाल की तरह कहानी हो जाएगा। इसका रफ्तार और इसका रफ्तार, दोनों का रफ्तार कुछ सेम हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ के लिए अगर एनर्जी कंजर्व कर लो तो तुम क्या लिख सकते हो, सर उसके पास एनर्जी तो है हाफ mv², है ना, यानी 2rg। और यहाँ पर पहुँचने के बाद सर यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो जाएगा, वही तो एच मैक्स निकालना है ना, mg एच मैक्स और प्लस कितना एच मैक्स हो जाएगा हाफ, इसका रफ्तार है हाफ mv1² प्लस हाफ 2mv1²। अब देखो यहाँ पे एच मैक्स तो तुम बाद में निकालोगे, पहले v1 कैसे निकालोगे, है ना, स्पीड मांगा है ना। अच्छा, तो स्पीड तुम यहाँ से निकाल सकते हो। इसके लिए ना सिर्फ स्पीड निकालने के लिए ये करने की कोई ज़रूरत नहीं था, ये तो हम एनर्जी कंजर्वेशन कर दिए, हमको एच मैक्स निकालने के ध्यान में आ गया, उसका ज़रूरत नहीं एच मैक्स निकालने का। तुम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। देखो पी आई इक्वल्स टू पी एफ कर सकते हो, x⁻⁴ 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, सोचो यहाँ से यहाँ तक के लिए तुम कर सकते हो इनिशियल, ये फाइनल। तो यहाँ इनिशियल मोमेंटम कितना था m × √2rg और फाइनल कितना था mv1 प्लस 2mv1, m खत्म, तो v1 बराबर कितना 2v1 प्लस v1 3v1, यानी v1 इक्वल्स टू √2rg/3। इस √2rg/3 को अगर तुम चाहो तो इसमें भर दो, √2rg/3 कहाँ पे आएगा, v1 में, तो तुमको एच मैक्स भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चंस आपको समझ में आया हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस था, आप इसको समझें, लेक्चर को दोबारा देखें, अगर कोई दिक्कत है तो ठीक है, स्किप ना करें। ठीक, क्वेश्चंस अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझिए। ठीक है, सॉल्यूशंस के स्टेप्स को समझना कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, अगर आप साइंस लिए आपको थोड़ा भी कॉमन सेंस है तो आप स्टेप्स को तो समझ ही जाएंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, पर कॉन्सेप्ट्स को समझिए कि वो क्यों लिया जा रहा है जो लिया जा रहा है। अगर आप इतना समझ में आता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास के अगले पार्ट को, जिसको इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल होगा। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।